अगर आंधियाँ तेज हों तो एक चिराग जलाने का हौसला रखिए। सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज एक खास टॉपिक के साथ। खास टॉपिक है मोशन इन प्लेन। मोशन इन प्लेन सबके लिए थोड़ी सी मुश्किल भरा सफ़र हो सकता है और इसलिए इसको सहज ढंग से प्रस्तुत करना मेरा एक उद्देश्य है। मेरे हर प्रस्तुति में एक कोशिश होती है कि थोड़ी सी ऐसी प्रस्तुति हो कि सभी टॉपिक सहज, सरल और साथ ही साथ सिस्टमेटिक लगें। सिस्टमेटिक होने से चीज़ें समझ में आसानी से आती हैं और यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त इस कोशिश में लगे हैं। सभी के कोशिश को, सभी के मुहिम को मेरा नमस्कार। अभी हम इस बात तक पहुँचे थे, मोशन की चर्चा हमने की थी। मोशन की चर्चा करने के बाद से अब चलिए मोशन इन प्लेन की बात करें। तो मोशन इन प्लेन में सबसे पहले हम बात करें कि हम इसको 4 सेगमेंट में डिवाइड करना पसंद करेंगे ताकि आपके लिए डिस्कशन काफ़ी आसान हो जाए। पहला है जनरल, दूसरा है प्रोजेक्टाइल मोशन, तीसरा रिलेटिव मोशन और चौथा सर्कुलर मोशन। आज जो हमारी चर्चा का मुख्य विषय है वो है जनरल। आज हम लोग जनरल मोशन इन प्लेन की बात करेंगे। सबसे पहले जनरल की बात कर लें, फिर थोड़े से स्पेशल हो करके मोशन का पूरा तरह से डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। तो जनरल में क्या डिस्कस करना है? जनरल यूँ कहें तो सबसे ज़्यादा अहम है। एक बार जनरल समझ में आ जाए तो और सब चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। इस जनरल डिस्कशन में क्या डिस्कस करना है उसकी भी बात करें तो मैंने कई बार आपको बताया है कि आप जब भी मोशन पढ़ रहे हैं 4 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटीज और 3 इम्पॉर्टेंट इक्वेशन चाहिए। आप कोई भी मोशन पढ़ रहे हैं, आप मोशन सिंपल वाला पढ़ रहे हैं, मोशन इन प्लेन पढ़ रहे हैं, मोशन इन स्पेस पढ़ेंगे या रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सबके लिए 4 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी। ये 4 इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी मैंने कई बार आपको बताया है। सभी कहानी पुरानी है, ये सभी कहानी आपके लिए आप ही की जुबानी है। 4 क्वांटिटी की बात करें, पहला क्वांटिटी पोजीशन, दूसरा क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट, तीसरा क्वांटिटी वेलोसिटी, चौथा क्वांटिटी एक्सीलरेशन। काइनेमेटिक्स में ये 4 काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के क्वांटिटीज़ हैं। अभी बात हम आपसे करेंगे कि बस प्रीफिक्स और सफिक्स चेंज होगा। जैसे सिंपल मोशन में तो 4 के नाम ले लिए, अगर यही रिलेटिव मोशन होता तो इसका प्रीफिक्स चेंज हो जाता और हो जाता क्या, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सीलरेशन। और अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मोशन इन प्लेन में तो इसका सफिक्स चेंज होगा। और क्या चेंज होगा तो पोजीशन आपको पोजीशन वेक्टर बन जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन जाएगा, वेलोसिटी वेलोसिटी वेक्टर बन जाएगा और एक्सीलरेशन एक्सीलरेशन वेक्टर बन जाएगा। इन चारों को समझ लेना काफ़ी खास रहेगा आपके लिए, काफ़ी बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे किससे, तो पोजीशन वेक्टर से। अच्छा, पोजीशन वेक्टर का डेफिनेशन सबको मालूम है, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। चलिए हम प्लेन की बात कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लें। 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक x दूसरा y। ओके, अब यहाँ पर ओरिजिन को O और पॉइंट जहाँ पर हम लिखना चाहते हैं उसको P लिख लें। ओके, चलिए इसको ज्वाइन कर लें। ज्वाइन करेंगे तो हमको एक वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी और P का कोऑर्डिनेट भी होगा, मान लीजिए कि x और y, मान क्या लें, होगा ही। ओके, अब बात करते हैं, अगर हम यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ कर दें। ओके, तो नॉर्मल ड्रॉ करने पे ये आपको x होगा और इधर से अगर देखें तो ये y होगा और अगर ये y है तो ये भी y है। चलिए इधर से हमको अभी मतलब नहीं है, हमको सिर्फ उधर से मतलब है। वेक्टर बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर नॉर्मल n पॉइंट दे करके इसको एक वेक्टर बना दिया और np को भी एक वेक्टर बना दिया। ओके, अभी आपको दिख रहा होगा OP, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से OP इज इक्वल टू क्या होगा, तो आपको दिख रहा होगा एक तो ON वेक्टर और दूसरा प्लस NP वेक्टर। ओके, वेक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि सबके साथ वेक्टर लगा हुआ है तो वेक्टर आपको यहाँ पर पहले से जान लेना होगा। वेक्टर पे लेक्चर्स मेरे भी हैं और दोस्तों के भी हैं, आप देख करके समझ लीजिए, तभी ये चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। ओके, तो ट्रायंगल लो यूज़ कर लिया।
अच्छा, OP को हम ऐसा करते हैं ना, R वेक्टर मान लेते हैं, तो यहाँ पर इसको R वेक्टर बोल दिया। ओके, ये R पोजीशन वेक्टर है। अभी आप यहाँ पर इसको तो x लिखेंगे, इसको y लिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ x एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर i कैप, y एक्सिस की तरफ यूनिट वेक्टर j कैप। ये हो गया आपको पोजीशन वेक्टर। ओके, R। ओके, इसके लिए अब आपको दो चीज़ें चाहिए। अब तो मैग्नीट्यूड चाहिए, एक आपको मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होगी। अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए तो करना क्या है, ये पहले से मालूम है, और दूसरा डायरेक्शन मतलब एंगल चाहिए। एंगल रेफरेंस के साथ अगर निकाल लें तो हमको डायरेक्शन भी मिल जाएगा। ओके, R का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, पहले पढ़ाया जा चुका है कि कोफिशिएंट ऑफ i कैप का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ j कैप का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ये आपको मैग्नीट्यूड मिल गया। और एंगल के लिए अगर हम इसको फिलहाल अल्फ़ा मान लें, ये एंगल अल्फ़ा मान लें, तो यहाँ पर आपके पास क्या होगा, tan अल्फ़ा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ j कैप बाय कोफिशिएंट ऑफ i कैप, और चाहेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स भी लिख लेंगे, तो ये भी आपको मिल गया। ओके, यहाँ तक बात है प्लेन में। अगर मान लें कि आप ऐसा भी सोचते हैं कि स्पेस भी वहाँ पर है ना, स्पेस के केस में जेड एक्सिस ले लें, तो इसके लिए भी रिजोल्यूशन वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि किस तरह से रिजॉल्व होता है कंपोनेंट, किस तरह से। जैसे यहाँ पर अब कोऑर्डिनेट आप लिख रहे थे तो x, y, z लिखेंगे, और अगर x, y, z लिखेंगे तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर z k कैप भी हो जाएगा। तब यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ k कैप का भी स्क्वायर हो जाएगा, बट यहाँ tan अल्फ़ा नहीं होगा, क्योंकि स्पेस में जब आप बात करते हैं तो स्पेस में आपको डायरेक्शन कोसाइंस मिलते हैं, एंगल्स नहीं। ओके, तो वैसे केस में याद रखिएगा वहाँ डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं, जो चर्चा का मुख्य विषय है वो प्लेन है, और इसीलिए हम अपने डिस्कशन को प्लेन तक रिस्ट्रिक्ट करेंगे। ओके, तो पोजीशन वेक्टर की बात हो गई। पोजीशन वेक्टर के बाद अगला वेक्टर जो आपको मिलेगा वो आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक एक टॉपिक को आपको समझ लेना होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिफाइन करना है तो आपको मालूम होगा चेंज इन पोजीशन वेक्टर, जैसे चेंज इन पोजीशन को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी तरह चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ओके, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलेंगे। अभी यहाँ पर अगर ये P पॉइंट पे था, मान लीजिए कि दूसरे पॉइंट Q तक चला गया ऑब्जेक्ट, अगर ऐसा है तो हम O से लेकर के Q तक भी मिला लेते हैं। ओके, और ऑब्वियस है कि Q का जो कोऑर्डिनेट होगा वो भी x और y के टर्म में होगा। अगर ये x1 y1 है तो ऑब्वियस है कि x2 y2 होगा। ऐसे केस में जैसे R को आपने लिखा था x i कैप प्लस y j कैप, यहाँ पर आप R1 वेक्टर जब लिखना चाहेंगे तो x1 y1 कर दीजिए, और अगर आप R2 वेक्टर लिखना चाहेंगे, इस वेक्टर को हम R2 फिलहाल लिख लेते हैं, तो R2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ओके, अब चलिए फिर से वापस हम लोगों को अगर डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। ए डिस्प्लेसमेंट बेसिकली ये वेक्टर होगा जिसको आप PQ बोलेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन आप फिर से यूज कर लीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन अगर फिर से आप यूज कर लेंगे तो यूज करने के बाद आपको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। दिख रहा होगा डायग्राम में, एक तो आपके पास OP है प्लस आपके पास PQ होगा इज इक्वल टू यहाँ पर OQ रिजल्टेंट होगा। तो अगर आप सिर्फ PQ लिखना चाहें तो PQ क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू OQ माइनस OP। ओके, अब देखिए PQ यहाँ पर आपको जो मिला OQ माइनस OP, इसको आप लिख सकते हैं क्या, R2 माइनस R1। ओके, और R2 माइनस R1 को बेसिकली आप डेल्टा R लिख लीजिए। कई बार ओके इस डेल्टा R को लोग S वेक्टर भी लिखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास मिल गया। थोड़ा सा इसको आगे कैरी ऑन करेंगे। R2 का वैल्यू अगर हम x2 i कैप प्लस y2 j कैप लिखें माइनस R1 x1 i कैप माइनस y1 j कैप हो जाएगा। तो
यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, x2 माइनस x1 ओके आई कैप प्लस y2 माइनस y1 क्या जे कैप। अगर ऐसा है तो ये डेल्टा x आई कैप प्लस यहाँ पर डेल्टा y जे कैप ओके। तो इसको और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, एक्चुअली यहाँ पर एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप, ये एस वेक्टर हो गया। अब यहाँ से आप चाहें तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों निकाल सकते हैं। अगर आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते हैं तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड कितना होगा वो देख लीजिए। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी चाहिए, तो डायरेक्शन भी पता चलेगा डायरेक्शन एंगल के टर्म में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एस वेक्टर की बात कर रहे थे, या आप डेल्टा एक्स के टर्म में अगर हम इसको डेल्टा आर लिखें तब भी चलेगा, ये दोनों ही अप्लीकेबल है, यूज होगा। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा आर इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप स्क्वायर, मतलब डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई का स्क्वायर ओके वेल बढ़िया। अभी डायरेक्शन अगर चाहिए तो आप फिर से टेन अल्फ़ा की बात कीजिए। हाँ, अल्फ़ा एंगल कहाँ होगा वो ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर रेफरेंस अगर एक्स एक्सिस को लेंगे तो वही एंगल अल्फ़ा के रेस्पेक्ट की बात करेगा। तो यहाँ पर टेन अल्फ़ा इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब डेल्टा वाई बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मतलब डेल्टा एक्स, ये होगा। हाँ, अल्फ़ा एंगल कहाँ है वो थोड़ा सा देखने वाली बात है। तो देखिए रेफरेंस हम एक्स एक्सिस को लेके चले थे तो ये होगा, और ये एंगल अभी अल्फ़ा होगा। ये एंगल की बात हम नहीं कर रहे हैं ओके, ये एंगल R1 और R2 के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस अल्फ़ा जो है वो यहाँ दिख रहा है आपको ओके। तो चलिए, आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी डिस्कस कर लिया। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बाद आपको क्या चाहिए, तो बेसिकली आपको अगला वेक्टर चाहिए। अगला वेक्टर आपके पास मौजूद है वेलोसिटी वेक्टर ओके। ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, काफ़ी अहमियत रखता है। तो एक एक क्वांटिटी को डिटेल में देख लीजिए। आपने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं इसको डेल्टा आर वेक्टर बाय डेल्टा टी ओके। ये एवरेज की बात कर रहे हैं, अगर इंस्टेंटेनियस लिखना हो तो डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। चलिए एवरेज डिस्कस कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस फिर अपने आप ही डिस्कस हो जाएगा, आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, बस डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पर ये क्या हो गया, डेल्टा आर वो है आपके पास डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप बाय डेल्टा टी ओके। इसको अगर हम सेपरेट करते हैं तो सेपरेट करने के बाद क्या लिखेंगे देख लीजिए, एक तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप ओके प्लस डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी इंटू जे कैप ओके। अब ये क्या होगा, तो ये बेसिकली वी एक्स होगा आई कैप के साथ प्लस ये हो जाएगा वी वाई जे कैप के साथ, यानी ये आपको वेलोसिटी वेक्टर भी मिल गया। अब इस वेक्टर में आपको बेसिकली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए एज यूजुअल जो आप करते जा रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड आपका आप देख सकते हैं कि क्या होगा, आप ही बता दीजिए कि मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो मैग्नीट्यूड मॉडुलस डाल सकते हैं, सीधे भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, आई कैप का कोफिशिएंट और जे कैप का कोफिशिएंट ले लिया। और अगर आपको एंगल चाहिए, एंगल के लिए एंगल डायरेक्शन दे देगा विथ रेस्पेक्ट टू रेफरेंस, तो यहाँ पर आप फिर से क्या कर लीजिए, टेन अल्फ़ा कर लीजिए। टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब वी वाई बाय वी एक्स कोफिशिएंट ऑफ आई कैप। यहाँ से आपको दोनों मिल गया। तो चलिए वेलोसिटी भी मिल गया। अब वेलोसिटी मिलने के बाद से अगला क्वांटिटी जो आप सोच रहे होंगे वो एक्सेलेरेशन के बारे में सोच रहे होंगे। तो बेसिकली हम एक्सेलेरेशन वेक्टर की भी बात देन एंड देयर अभी ही कर लें, एक्स ज़रूरी है ओके। तो यहाँ पर आप अगर लिखते हैं एक्सेलरेशन वेक्टर, तो एक्सेलरेशन वेक्टर ए, अच्छा एक्सेलरेशन का डेफिनेशन भी मालूम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा तो ठीक है, वी वेक्टर अभी आपने लिखा था कितना
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप और साथ ही साथ डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। चलिए इसको भी सेपरेट कर लीजिए। सेपरेट जब कर लेंगे तो आपको फिर से एक्सेलेरेशन के टर्म में नेट एक्सेलेरेशन मिल जाएगा। तो ऐसे केस में आप लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स बाय डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई बाय डेल्टा टी जे कैप। ओके, दिख रहा होगा यहाँ पर साफ। ये जो है एक्सेलेरेशन अलोंग एक्स एक्सिस होगा आई कैप के साथ, प्लस ये एक्सेलेरेशन अलोंग वाई एक्सिस जे कैप के साथ, और ये आपको एक्सेलेरेशन इन प्लेन मतलब एक्सेलेरेशन वेक्टर मिल गया। अब आपको चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? ए वेक्टर का मॉडुलस इज इक्वल टू ए भी लिख सकते हैं। इट इज़ इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मतलब ऐसा, प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब ए वाई का स्क्वायर। साथ ही साथ एंगल चाहिए, फिर से tan अल्फा निकाल सकते हैं। ये एंगल हमेशा आपको रेफरेंस मतलब एक्स एक्सिस के साथ ही मिलेगा। कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब ए वाई बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप मतलब ए एक्स। तो आपको ये भी क्वांटिटी मिल गया। तो 4 क्वांटिटी की ज़रूरत आपको थी, चारों क्वांटिटी आपके पास मौजूद हैं। इन चारों क्वांटिटी को नोट कर लेंगे, वीडियो को पॉज करके जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी उसके हिसाब से। अब होप आपको 4 क्वांटिटी तो क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे यहाँ पर 3 इक्वेशंस की। ओके, इक्वेशंस काफ़ी अहम होंगे, इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर इक्वेशंस मिल जाएं तो आगे आप सहूलियत के साथ बढ़ सकते हैं। तो इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशंस ऑफ मोशन इन प्लेन, है ना। आप पहले तो जनरल पढ़ा था आपने। तो यहाँ पर 3 इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। पहला इक्वेशन कितना है? वी वेक्टर वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। हाँ, यहाँ पर वेक्टर लगेगा क्योंकि प्लेन की बात कर रहे हैं। दूसरा इक्वेशन आपके पास है एस इज इक्वल टू यू टी, ओके, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ वेक्टर लगेगा। वेक्टर लगने का रीज़न है क्योंकि आप प्लेन में डिस्कशन कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में वेक्टर नहीं लगाते थे। और अगर आप अगला लिखेंगे तो वी स्क्वायर। हाँ, एक और चीज़ हमने बताया था कि अगर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर करेंगे, ओके, तो वैसे केस में हम क्या लिख सकते हैं? ओके, ए इंटू कॉस, और ए के बीच में एंगल 0, इसीलिए कॉस 0। तो वैसे केस में ये ए स्क्वायर। तो जो लास्ट इक्वेशन है जहाँ पर वी स्क्वायर लिखते थे, वहाँ पर आपको वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिखना होगा इज इक्वल टू यू वेक्टर डॉट यू वेक्टर लिखना होगा प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर लिखना होगा। तीसरा इक्वेशन का मोड इसलिए चेंज है क्योंकि किसी भी चीज़ का स्क्वायर अगर लिखते हैं तो एक्चुअली वो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, बशर्ते वो नंबर ना हो, वेक्टर क्वांटिटी हो तो। ओके, ये 3 इक्वेशंस आपको यहाँ पर काफ़ी साथ देंगे, आपका हर वक्त ख्याल रखेंगे। यूँ कहें कि आपको इन 3 इक्वेशन का हर वक्त ख्याल रखना है। इक्वेशन आपका ख्याल रखें या आप इक्वेशन का ख्याल रखें, बात बराबर है। अब चलिए यहाँ पर जैसे पहले इक्वेशन की बात कर रहे थे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहेंगे। चेंज क्या करना चाहेंगे? अगर प्लेन में वेलोसिटी वेक्टर आप लिख रहे थे, प्लेन में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर जो लिखेंगे वो किस तरह से लिखेंगे, किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इसकी बात अभी आ जाती है। तो आप वी वेक्टर को क्या लिखते हैं? वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। और यू वेक्टर को आप क्या लिखते? तो यू वेक्टर आपके पास यू डॉट यू प्लस, सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए, यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप, ओके, प्लस ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और साथ में इंटू टी, ये लिख सकते थे। थोड़ा सा इसको अब अरेंज कीजिए। अरेंज किस हिसाब से कीजिए? तो अरेंज इस हिसाब से कीजिए, यहाँ पर वी एक्स आई कैप तो आपके पास हो गया, वी वाई जे कैप भी आपके पास हो गया। आई कैप वाले को एक साथ रखेंगे तो कुछ ऐसा इक्वेशन आएगा, ओके, प्लस
दूसरा वाला पार्ट आपके पास आ जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी जे कैप। वेल, बढ़िया। अगर सेपरेट करेंगे आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को, क्योंकि दो इंडिपेंडेंट एक्सिस की बात हो, तो वैसे केस में आप देखिए वी एक्स जो आपके पास आएगा वो यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी आएगा, और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी आएगा। यानी आपको दो इंडिपेंडेंट एक्सिस में इक्वेशंस मिल गए। ओके, उसी तरह से अगर आप यहाँ पर बात करते जो दूसरा इक्वेशन था, ये दूसरे इक्वेशन को भी हम लिख लेते, तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आता है, एस को एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप तो लिख ही सकते थे, वहाँ पर यू को यू एक्स आई कैप प्लस यू वाई जे कैप लिख सकते हैं, इंटू टी होगा प्लस हाफ इंटू एक्सीलेशन को ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप इंटू टी स्क्वायर लिख लीजिए। थोड़ा सा अरेंज कीजिए इस इक्वेशन को अरेंज करेंगे तो अरेंज करने के बाद से ये आपके पास क्या आएगा, हाँ, यू एक्स इंटू टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर होल के साथ आई कैप प्लस यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर एंड इंटू जे कैप। वाह, ओके। अभी आप फिर से सेपरेट कर दीजिए, तो सेपरेट करने के बाद से आपके पास जो इक्वेशन मिलेगा वो आपको एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर मिलेगा, और एस वाई इज इक्वल टू यू वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर मिलेगा। फिर से दो सेट ऑफ इक्वेशन मिले। थर्ड इक्वेशन को भी तोड़ देते अगर आप, तो आपको क्या मिलता, ये तीसरे इक्वेशन को भी यहाँ ला करके तोड़ देते तो आपको क्या मिलता, सिमिलरली लिख करके लिख सकते हैं। ओके, वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स, और वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई, ऐसा कुछ इक्वेशन मिलता। तो यहाँ पर आपको पता क्या चला, अगर पूरी स्टोरी को देख लें, पूरी कहानी को देख लें, तो पूरी कहानी को देखने के बाद से आपको यही पता चलता है कि आपको मोशन इन प्लेन में दो सेट ऑफ इक्वेशन मिलेंगे। दो सेट ऑफ इक्वेशन में क्या है, तो एक तो एक्स एक्सिस में है, ओके, और दूसरा वाई एक्सिस में है, ओके। तो आप ऐसा बोल सकते हैं ये तीनों इक्वेशन को आप तोड़ करके अलोंग एक्स एक्सिस और अलोंग वाई एक्सिस में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, तो तीन इक्वेशन, पहला इक्वेशन आपके पास ओके दिख रहा था, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, और वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। दूसरा इक्वेशन भी आपको दिख रहा था, एस एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। तीसरा इक्वेशन वी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स एस एक्स, और यहाँ पर वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई एस वाई। वेल, अब यहाँ से आप एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हैं कि मोशन इन प्लेन इज नॉट वेरी डिफरेंट, मोशन इन प्लेन इज टू साइमल्टेनियस स्ट्रेट लाइन मोशंस टेकिंग प्लेस अलोंग टू इंडिपेंडेंट एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, दो साइमल्टेनियस स्ट्रेट लाइन मोशन आर टेकिंग प्लेस अलोंग टू इंडिपेंडेंट परपेंडिकुलर एक्सिस। व्हेन दे आर कंबाइनिंग, जब ये कंबाइन हो रहे हैं, मिल रहे हैं, तो आपको मोशन इन प्लेन का कंसेप्ट दे रहे हैं। तो मोशन इन प्लेन को भी आप स्ट्रेट लाइन जैसा पढ़ सकते हैं। करना क्या है, पहले एक एक्सिस की बात कर लेनी है, फिर दूसरे एक्सिस की बात कर लेनी है, और जब ज़रूरत पड़े तो उसको लेकर के कंबाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर।
कंबाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ द वेक्टर। और यहाँ पर फिर से कहूँ कि वेक्टर की अहमियत काफ़ी है। जब भी आप स्ट्रेट लाइन तक पढ़ रहे थे वेक्टर की अहमियत उतनी नहीं थी। जैसे ही मोशन इन प्लेन एंट्री किए तो एनसीईआरटी या अदर बुक में भी पहले वेक्टर को पूरा समझाया है। इसलिए वेक्टर से आपको इक्विप्ड होना पड़ेगा, वेक्टर से लैस होना पड़ेगा। बिना वेक्टर के मोशन इन प्लेन का डिस्कशन नहीं हो पाएगा। चलिए साथ ही साथ अब एक काम करें, जब कॉन्सेप्ट सीख लिया तो थोड़ा सा और मेहनत कर लेते हैं। एनसीईआरटी में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो जनरल इक्वेशन इन मोशन इन प्लेन के हैं। वो चारों क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व कर लिया जाए। -2t² जे कैप प्लस 4k कैप और ये मीटर में है। आपको यहाँ से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन निकालना है। टाइम भी दिया हुआ है, क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ लें। पढ़ने के बाद से अब आते हैं हम लोग वापस। सबसे पहले वेलोसिटी की बात करें। अभी हमने यहाँ बताया था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू, है ना, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। ओके, लेकिन यहाँ पर बिकॉज टी के साथ रिलेशन है तो वेलोसिटी यहाँ पर इंस्टेंटेनियस होगा। और वेलोसिटी अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो वेलोसिटी के लिए जो आप लिखेंगे, ओके, वेलोसिटी के लिए जो आप लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, डी आर बाय डी टी। ओके, वन सेकेंड, यहाँ डिफ्रेंशिएशन का भी कॉन्सेप्ट है। डिफ्रेंशिएशन का कॉन्सेप्ट जिनको सीखना है, मैंने ऑलरेडी डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट अपलोड कर दिया है, आप उसको भी देख लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आप इसको लिख पाएंगे डी बाय डी टी ऑफ 3t आई कैप माइनस 2t² जे कैप प्लस 4k कैप। अब सम और डिफरेंस रूल अप्लाई कर लीजिए तो आपके पास कांस्टेंट जो है 3i कैप बाहर आ जाएगा, आपके पास dt ऑफ t आएगा, माइनस 2j कैप बाहर आ जाएगा, dt² बाय dt आ जाएगा, प्लस चूँकि वो कांस्टेंट ही केवल है इसलिए कुछ बाहर नहीं करेंगे, 4k कैप लिख लेते हैं। इसके हिसाब से ये 3i कैप इंटू 1 हो जाएगा, माइनस 2j कैप और d बाई डी टी ऑफ t² 2t होता है वो भी चेक कर लेंगे, प्लस कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 होता है तो इसके हिसाब से हो गया 3i कैप माइनस 4, है ना, tj कैप। ये वेलोसिटी वेक्टर का एक्सप्रेशन हुआ। एक बार आपको वेलोसिटी वेक्टर निकल गया तो आप एक काम कर सकते हैं, एक्सीलरेशन की तरफ बढ़ सकते हैं। अभी आपको बताया था कि एक्सीलरेशन वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, लेकिन आप डेल्टा को डी में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको इंस्टेंटेनियस फाइंड करना है। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम के साथ रिलेशन रखता है, मतलब इंस्टेंटेनियस है। तो हम एक काम करते हैं, एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला लिखते हैं वो आपको डी वी वेक्टर बाय डी टी लिखते हैं। यहाँ पर फिर से v का वैल्यू को पुट कर लेते हैं और v का वैल्यू पुट कर लेंगे। v का वैल्यू कितना है, 3i कैप माइनस 4j कैप, ये और यहाँ पर t था। ओके, तो इस हिसाब से ये d बाय डी टी ऑफ 3i कैप और माइनस 4j कैप तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए, d बाय डी टी ऑफ t मिलेगा। ओके, चलिए इसको कर लिया जाए। क्या कर लिया जाए, डिफ्रेंशिएट कर लिया जाए। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद से आपके पास a वेक्टर इज इक्वल टू, देखिएगा ध्यान से, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 माइनस 4j कैप इंटू 1 मीन्स a वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 4j कैप। ये दो इन्फॉर्मेशन साथ में दे रहा है। एक तो आपको मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है और जे कैप वो भी निगेटिव के साथ, मतलब एक्सीलरेशन माइनस वाई एक्सिस की तरफ है। ओके, अब चलिए एक और पार्ट इस क्वेश्चन में पूछा है कि वेलोसिटी एट, है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। ये जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन था इसको नोट कर लेंगे और इस एक्सप्रेशन से हम आगे बढ़ेंगे। तो आपके पास v वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 4 इंटू 2j कैप, टी का वैल्यू पुट कर दिया 2 सेकेंड्स। ऐसे केस में 3i कैप माइनस 8j कैप हो जाएगा,
ये तो वेलोसिटी वेक्टर हो गया। अब दो बातें कहनी है। यहाँ तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको क्लियर हो गया था, अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको क्लियर कर लेना है। ओके, तो अभी बताए थे कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर चाहते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ आई कैप का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर मतलब -8 का स्क्वायर, ये √73 हो जाएगा यूनिट जो हो उसके हिसाब से। और नेक्स्ट पार्ट करें, एंगल की बात करें तो एंगल में tan अल्फ़ा निकाल सकते हैं। tan अल्फ़ा कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब -8 बाय कोफिशिएंट ऑफ आई कैप 3। आप चाहें तो अल्फ़ा इज इक्वल टू tan इन्वर्स -8/3 लिख सकते हैं, और नहीं तो टेबल tan का देखना अगर आता है तो वहाँ से 8/3 को 4 डिजिट डेसिमल पॉइंट में डिवाइड करके एंगल का एग्जैक्ट वैल्यू भी देख सकते हैं। तो ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन, ये आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये आपको मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक में ही, जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है। ये क्या है कि एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, यहाँ पर प्लस दिया है और यहाँ पर 5K कैप दिया है। ओके, आप खुद से सॉल्व करके आंसर चेक कर सकते हैं। पॉज कर लीजिए वीडियो और उसके बाद से सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करके आंसर मैं सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ, उसमें आप चेक कर लेंगे। तो इसमें करना क्या है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यहाँ प्लस, यहाँ 5, ओके, चेंज करते जाइए, जो जो चेंज हुआ है प्लस, और यहाँ पर 5। इस 5K कैप से कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं आएगा। यहाँ पर प्लस, वो तो 0, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ एक्सेलेरेशन प्लस में आ गया। अच्छा, टाइम जो दिया है यहाँ पर वो आपको 1 सेकेंड दिया है, तो 1 सेकेंड आप ला करके इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। तो 1 पुट कर देंगे तो ये आपके पास 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको +4 का x स्क्वायर, ये √25 मतलब ये 5 यूनिट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको 4/3 आ जाएगा। चाहेंगे तो आप एंगल निकाल लेंगे। सो इसको भी नोट कर लीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बाद से अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ ले चलूँगा। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। चलिए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में यही खासियत है कि कॉन्सेप्ट को बड़े क्लियर कर जाते हैं। कॉन्सेप्ट को बड़ी आसान तरीके से जो भी आप पढ़ें उसको समझा देते हैं, और इसीलिए मैंने यहाँ पर हर यूनिट को सेगमेंट वाइज डिवाइड करके आपके लिए बताया है। पहले जनरल सीख लीजिए, उसके बाद प्रोजेक्टाइल वगैरह सीखना बहुत आसान हो जाएगा आपको, मेरी बात मान लीजिए। ओके, चलिए ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में। ये भी एक एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी जनरल पे है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे होप दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, आपको t = 0 है ना, वेलोसिटी दिया हुआ है। t = 0 पे क्या दिया हुआ है, t = 0 पे वेलोसिटी वो बेसिकली u होता है, और ये आपको 10 जे कैप दिया है। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में आपको एक्सीलरेशन भी दिया है, और एक्सीलरेशन दिया हुआ है 8i कैप + 2 जे कैप। एक बात और यहाँ पर कहा है कि जो x कोऑर्डिनेट का डिस्प्लेसमेंट है वो आपको 16 मीटर है, इसको भी ध्यान में रखना है। इतनी इन्फॉर्मेशन आप क्वेश्चन से विड्रॉ कर सकते हैं। एक बार क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन हो गए तो अब बढ़ने की बात आएगी। क्वेश्चन को बारी बारी से हर पार्ट को सॉल्व कर लेना पड़ेगा। आइए एक एक करके सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन दिखा, सॉल्यूशन भी देखना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चाहेंगे कि s वेक्टर का जो आपका इक्वेशन था उसको नोट कर लें। ये आपको u वेक्टर × t + ½ a वेक्टर × t² था। चलिए यहाँ पर u वेक्टर पुट कर लीजिए। यह है आपके पास 10 जे कैप और × t तो होगा ही, प्लस ½ × आपको दिख रहा होगा 8i कैप प्लस कितने 2 जे कैप × t²। अब आप i कैप जे कैप को अलग कीजिए। 2 से 4 8 कैंसिल होगा, तो यहाँ देखिए 4 और यहाँ से t² मल्टीप्लाई होगा तो 4t² i कैप, और प्लस यहाँ से देखिए 10t है और यहाँ से 2 कैंसिल हो गया और t²।
टी स्क्वायर इंटू जे कैप होगा। आपने इसको सेपरेट कर लिया। ओके वेल, एस को भी तो आप चाहते तो एस एक्स आई कैप प्लस एस वाई जे कैप लिख लेते। इसके हिसाब से आपके पास देखिए इन्फॉर्मेशंस मिल जाएंगे। क्या एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 4t स्क्वायर होगा, कोफिशिएंट ऑफ आई कैप और कोफिशिएंट ऑफ जे कैप को इक्वेट कर लीजिए। और वाई एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपके पास 10t प्लस टी स्क्वायर है। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये एस एक्स जो था 16 था, तो 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, यहाँ से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स आपको मिल जाएगा। चेक कर लीजिए। और अगर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पुट कर दें तो एस वाई जो एक रिजल्ट आपको चाहिए इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, ये 24 मीटर आ जाएगा। एक आंसर आपका आ गया। वेल बढ़िया। देखिए कितनी आसान से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन में कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है। ओके, आपने कर लिया। अब आपको बोला है वेलोसिटी निकालने, वो भी एक टाइम दिया हुआ है, टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो चलिए सबसे पहले जैसा ये इक्वेशन लिखे थे उसी तरह से वेलोसिटी वेक्टर वाला भी इक्वेशन लिख लीजिए। तो वेलोसिटी वेक्टर वाला इक्वेशन क्या था, यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। यू वेक्टर कितना लिखा आपने, 10 जे कैप प्लस 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू टी। ओके, डायरेक्ट हम लोग एक काम करते हैं, 8 कहाँ पर बोला है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो वी वेक्टर कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये तो 10 जे कैप प्लस वहाँ से 8 आई कैप प्लस 2 जे कैप इंटू 2, यहाँ से अरेंज कीजिए, 8 दूनी 16, 16 आई कैप प्लस 10 और 4 14 जे कैप। अब यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर मिल गया आपको। अब इसके मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस निकाल लेने हैं। तो मैग्नीट्यूड में क्या करेंगे, v इज इक्वल टू अंडर रूट कोफिशिएंट आई कैप का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे कैप का स्क्वायर, इसको कर लीजिए। ये हमको लगता है जोड़ने के बाद से 452 आ जाएगा, इतने यूनिट। और डायरेक्शन चाहिए तो tan अल्फ़ा की बात कर लीजिए, tan अल्फ़ा से एंगल निकल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब 14/16, यहाँ से अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं। सो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए भी और बताने के लिए भी। ये तीसरा क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला था। अब एक चौथा क्वेश्चन भी आप खुद से कर सकते हैं। देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन जो है वो भी एनसीईआरटी का है, लेकिन यहाँ पर जो है वैल्यू चेंज है। और चेंज वैल्यू क्या है, आपको ये दिया हुआ है 5 आई कैप, क्वेश्चन में देखिएगा 5 आई कैप, और साथ ही साथ एक्सीलरेशन यहाँ दिया हुआ है 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, एक्सीलरेशन 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, और एस एक्स का वैल्यू 84 मीटर दिया है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को भी आप खुद से ट्राई कीजिए, सारे रिजल्ट निकालिए। ये चौथा नंबर क्वेश्चन हम वैसे ही रहने देंगे, बस जहाँ जहाँ चेंज है वहाँ चेंज करते हैं। यहाँ पर 5 आई कैप और यहाँ पर 3 आई कैप प्लस इतना। ओके, यहाँ पर अब चेंज होगा, देखिए क्या चेंज होगा। हम अगर देखें तो एक तो हमारे पास यहाँ से 5t आ जाएगा प्लस 3/2 और टी स्क्वायर आ जाएगा इंटू आई कैप। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो आपको प्लस अगला जो टर्म है जे कैप में, ये कट करके टी स्क्वायर जे कैप। ओके वेल बढ़िया। अब थोड़ा सा देखना होगा इक्वेट करके। हाँ, इक्वेट करके आपको एस एक्स जो आया वो देख लीजिए, एस एक्स इजक्वल टू 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर। यहाँ से 5t प्लस 3/2 टी स्क्वायर इज इक्वल टू 84। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन पे ध्यान दें। अगर आप तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद से आपके पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 18t प्लस 28t माइनस
168 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 3t यहाँ से बाहर कर लीजिए -6 और प्लस यहाँ से 28 सॉरी यहाँ से 3t आपने बाहर कर लिया, 3t बाहर कर लिया तो t -6 और प्लस यहाँ से 28 बाहर कर लिया t -6 इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। देख लीजिए t इज इक्वल टू 6 सेकेंड आ गया। अब t का वैल्यू जब आ गया तो sy की जगह पर क्या था t स्क्वायर, तो sy भी आपको आ जाएगा। sy इज इक्वल टू देख लीजिए वैल्यू sy t स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर मतलब ये 36 मीटर। चलिए एक और बढ़िया आंसर आपके पास मौजूद। और यहाँ भी वेलोसिटी निकालने बोला है। ओके उसी समय पे t इक्वल टू 6 सेकेंड पे, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन फिर से लिख लीजिए। यहाँ पर 5i कैप और यहाँ पर 3 ऐसा। तो वैसे केस में अगर t इक्वल टू 6 सेकेंड पे यहाँ पर बात करेंगे तो t इक्वल टू 6 सेकेंड पे यहाँ पर क्या होगा 5i कैप और यहाँ पर आपको हो जाएगा, चेक कर लीजिए 6, हाँ ये चेक कर लीजिए कि कितना होगा। ओके तो 6 × 18 यहाँ पर 23 आई कैप प्लस 6 दूनी 12 जे कैप। ओके ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया। मीन्स यहाँ पर आपको जो आएगा वो आएगा 23 का स्क्वायर एंड प्लस 12 का स्क्वायर। ओके ये 673 एक बार चेक कर लेंगे का रूट आ जाएगा। आई होप 673 होना चाहिए। tan अल्फ़ा अब यहाँ पर निकालना चाहेंगे तो देखिए कोफिशिएंट ऑफ जे कैप 12/23, यहाँ से अल्फ़ा इक्वल टू tan इनवर्स कर लीजिए। तो ये चौथा क्वेश्चन भी आपका हो गया। आप इसको नोट कर लेंगे और नोट करके अब आगे आपके पास रास्ते बन जाएंगे किसके लिए, तो डिस्कस करने के लिए मोशन इन प्लेन को फुल्ली। मोशन इन प्लेन को फुल्ली बोलने का मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन भी आप डील कर सकते हैं इससे आसानी से। होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।